हेलो डीईसी लर्नर कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ DECE-02 एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, उसकी जो प्लेलिस्ट चल रही है उसका ई पार्ट लेकर आप सबके सामने मैं हाजिर हूँ। सबसे पहले है हमारा टॉपिक बाल्यावस्था में होने वाली सामान्य बीमारियाँ, उनकी रोकथाम और व्यवस्था। कि हम जब बच्चे को बाल्यावस्था में बीमारियाँ जब हो जाती हैं और उसकी रोकथाम कैसे करनी है, कौन कौन से उपाय हमने अपनाने हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले है हमारे पास इस इकाई में हम बच्चों की बीमारी और बीमार बच्चों की देखभाल के बारे में पढ़ेंगे। ये पिक्चर के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं उनकी देखभाल हमने कैसे करनी है, कौन कौन से उपाय हैं जो वो अपनाएंगे हम, और इसका इलाज है जल्दी से जल्दी संभव हो सके उसके लिए हम कौन कौन से यत्न करेंगे, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है एक अप्रोचेस है हमारे सामने, बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण। बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल करते समय हमें उसकी ज़रूरतों के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण भाव होलिस्टिक अप्रोच अपनानी होगी। हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो बच्चे हैं उनका जो स्वास्थ्य है वह शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों से क्या होता है, प्रभावित होता है। अगर बच्चे का शरीर अच्छा नहीं है या मानसिक उनको कोई दिक्कत आ रही है या समाज में रहने पर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उसका असर पूरे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसीलिए हम जानते हैं कि कैसे बच्चे हैं जो इन तीनों से, जो तीनों हमारे डेवलपमेंट हैं उनसे क्या होते हैं, एकाग्रचित होते हैं, मतलब कि ये इनका आपसी संबंध कायम होता है। आगे है हमारे पास जिन बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता वह संक्रमण के प्रति ज़्यादा संवेदनशील, ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। जिन बच्चों को बचपन में ही भोजन ना मिला तो क्या होगा, वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे, जिनके कारण जो बीमारी है जल्दी उनके अंदर संक्रमण करेगी, जिसके कारण उनकी बॉडी क्या है, संवेदनशील हो जाएगी। बच्चों के संक्रमण ग्रस्त होने पर यदि उन्हें आहार में पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त पोषक तत्व जो है ना दिए जाएं तो उनका पोषण स्तर भी क्या होता है, गिर जाता है। फिर ये दोनों कारक संक्रमण और कुपोषण जो है दुचक्का बन जाते हैं। संक्रमण होने से कुपोषण होता है और कुपोषित बच्चे संक्रमणों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। अगर संक्रमण होगा तो क्या होगा, पहले तो होगा कुपोषण, कुपोषण के कारण संक्रमण होगा जिसके कारण बच्चे क्या हैं, संवेदनशील हो जाएंगे। कहने का भाव यह है कि अगर बच्चे को बचपन में ही भोजन ना मिला तो क्या होता है, वो माल न्यूट्रिशन, वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और उनके अंदर जो है संक्रमण बीमारियां जो हैं प्रवेश करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बीमारियों से लड़ने के लिए योग्य जो क्षमता होती हैं वो कम होती है, इसीलिए उनको जल्दी बीमारियां होने का डर रहता है। आगे है हमारे पास, देखिए आपने ये जो कोर्स है इसको करके क्या बनना है, एक पाठशाला का कार्यकर्ता और शिक्षक बनना है ना। इसीलिए अगर हम पाठशाला में बैठे हैं, हमने बीमार बच्चों की पहचान करनी है, हमें कैसा पता चलेगा कि वो बच्चा है जो बीमार है। सो उसके बारे में हम कैसे जानेंगे कि बच्चा बीमार है। सबसे पहले क्या होता है, जब बच्चे बीमार होते हैं तब हो सकता है बीमारी की शिकायत ना करें। हमें भी पता है कई बच्चे जो मुंह से बोलकर बताते नहीं हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, परंतु उनके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। आगे है, हो सकता है कि यह सुप चुप और उखड़े उखड़े, मतलब गुमसुम रहते हैं जहाँ उखड़े उखड़े से रहते हैं। यह बालिका जिसे आमतौर पर खेल में लीन होना चाहिए वह बेजान दिखती है। जो खेल में पहले तो खेलती रहती थी लेकिन अब क्या है, इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, जिसके कारण वह क्या है, बेजान दिखती है। नेक्स्ट है हमारे पास अपने वातावरण, यहाँ आना था वातावरण, यातावरण लिखा हुआ है ना, वातावरण आना था। वातावरण के प्रति क्या होता है कि वो दिलचस्पी है नहीं दिखाती। इसका कारण कहते हैं कि बुखार, दर्द अथवा अत्यंत गहरी थकावट हो सकता है।
हम जानते हैं कि जैसे हमने बच्चों की पहचान करनी है तो यह हमारे अंदर माइंड में चलना चाहिए कि बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। आगे हमारे पास है, अगर बच्चा कोई बीमार है, हमने बीमार बच्चे के बारे में जानना है तो सबसे पहले है अल्प और मध्यम स्तर की बीमारी के लक्षण इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास, जब बालिका खेल नहीं और निष्क्रिय रहे, मतलब कि खेले नहीं, जैसे कि हम कोई उसे क्रिया करवाते हैं, कोई एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं और वो इंटरेस्ट नहीं ले रही, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई बालिका में प्रॉब्लम है, चाहे वो शारीरिक हो सकती है चाहे वो मानसिक यानी कि कॉग्निटिव हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास, जब बालिका हर वक्त क्या है, थकी थकी लगे, तो हमें जान लेना चाहिए कि उसको या तो पोषक तत्वों की कमी है उसके अंदर और या उसमें कोई बीमारी है जो वो प्रवेश कर गई है। नेक्स्ट है हमारे पास, जब यह निरंतर रोती रहे और चिड़चिड़ापन हो जाए तो हमें देख लेना चाहिए कि बच्चे के अंदर कौन सी बीमारी है, इसके बारे में जानना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, जब वह खाना खाने से इनकार कर दे या उल्टी कर दे तब भी हम कहेंगे कि जो बच्चा है उसमें पूरे बीमारी के लक्षण मौजूद हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जब बालिका को सर्दी जुकाम के साथ क्या है, बुखार भी हो जाए, तो हम कहेंगे कि बालिका के अंदर किसी न किसी बीमारी ने संक्रमण जो है वो कर दिया है। आगे हमारे पास, जब उसे कहीं दर्द हो, अगर दर्द हो तो उसकी जांच करें कि कौन सी बीमारी बच्चे के अंदर है जो वो प्रवेश कर गई है। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने बच्चे जो बीमार हैं उसकी देखभाल करनी है, वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, कहते कि बीमारी कुछ भी हो, सबसे पहले आप बच्चे को क्या पहुंचाएं, आराम पहुंचाएं, उसकी बेचैनी को कम करने की कोशिश करें तथा आरामदायक वातावरण, उसको आरामदायक जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करवाएं। सेकंड है हमारे पास, बच्चे को कमरे में कभी भी अकेला ना छोड़ें, जिसके कारण बच्चा क्या है, मानसिक रोग से जल्दी पीड़ित हो सकता है, जिसके कारण उसकी और भी दुविधाएं हैं जो वो बढ़ने की आशंका हो जाती है। आगे है हमारे पास, बच्चों के कपड़े व बिस्तर के कपड़े हल्के और साफ होने चाहिए, कपड़े सूती हो तो बेहतर होगा। यदि कपड़े जो हैं गर्म की आवश्यकता है तो हमें कौन से कपड़े पहनाने चाहिए, तो हमें उसको क्या पहनाने चाहिए, उसको जो मोटे हैं ऊन के कपड़े हैं वो पहनाने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, जो अपना रूम होता है, कमरा होता है, उसमें क्या है, किसी भी प्रकार की गंध नहीं आनी चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है, यदि बालिका कांप रही हो तो उसे अच्छी तरह से ढक दें कपड़ों के साथ या किसी मोटे बिस्तर के साथ। आगे हमारे पास, यदि सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो उसका जो सिर है वो तकिए का सहारा देकर ऊंचा उठा देना चाहिए। आगे हमारे पास, अगर बच्ची को या बालिका को बुखार होने पर पैरों को ढककर रखें ताकि क्या है, उसके पैर हैं जो वो गर्म रहें और बुखार से जल्दी उसको निजात मिल सके। आगे हमारे पास, आपकी पाठशाला में कोई बच्ची पढ़ रही है तो उसकी बीमारी के बारे में आपने पता लगा लिया है। सो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आप क्या करेंगे, बच्ची को या बच्चे को आराम पहुंचाने के पश्चात अगर आप ज़रूरी समझते हैं तो डॉक्टर या लेडी हेल्प विजिटर या सहायक नर्स, दाई या आशा कार्यकर्ता को बुलावा भेजने के बाद आप माता पिता से बच्चे की बीमारी के बारे में बातचीत करें तथा उनसे पूरी जानकारी प्राप्त करें। जैसे हमने यह पिक्चर में शो किया है कि बच्ची को जो है पूर्व पहले से कौन सी बीमारी है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जान लें। ये आपका एक शिक्षक होने के नाम पर यह पूरा फर्ज बनता है। नेक्स्ट हमारे पास, पिछली बीमारियों का इतिहास, जो पहले हो चुकी हैं पूर्व बीमारियां हैं जो, उसके बारे में इतिहास, उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानना। बालिका को वर्तमान में क्या बीमारी है, कौन सी नहीं है, यह निश्चित करने के लिए पिछली बीमारियों की जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो हमारा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं ताकि उस हिसाब से जो दवाई है वो हमें दी जाए कि पहले उनको क्या बीमारी थी।
इस तरह की जानकारी से पता चल जाता है कि वर्तमान स्थिति किसी पुरानी बीमारी का परिणाम है या यह किसी चारकालिक बीमारी का अगला चरण है। मतलब कि कोई नई बीमारी शुरू हुई है, उसका वो नेक्स्ट स्टेप है, यानी बीमारी की अगली अवस्था है। आगे है हमारे पास स्वास्थ्य कार्ड बनाना। स्वास्थ्य कार्ड में आपकी एक एक बीमारी और पोषक तत्व जो आप खाते हैं उनसे कितनी कितनी ग्रोथ हुई है उसके बारे में जानकारी होती है। यह देखिए, मैंने पिक्चर में भी दिखाया आपको, मात एवं बाल सुरक्षा कार्ड, MCP कार्ड भी इसे बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। आगे है हमारे पास इसी के बारे में, बच्चों का स्वास्थ्य कार्ड बनाने के विषय में आप पढ़ चुके हैं। अगर बीमार बालिका पहले से ही आपके केंद्र में भर्ती है तो आप उसका स्वास्थ्य कार्ड पहले से ही बना चुके होंगे। कारण क्या है, क्योंकि आपको यह जानना ज़रूरी है कि बच्ची जो है वो पहले से बीमार है और उसका इलाज कैसे होता है, कहाँ से होता है, उसी के बारे में इस कार्ड में जानकारी जरूर होनी चाहिए। यह परीक्षा में श्योर ही क्वेश्चन है, पेपर में आपको आना ही आना स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। ये फ्री के नंबर आपने लूटने हैं। आगे हमारे पास स्वास्थ्य कार्ड में बच्चे की पिछली बीमारियां, उस दौरान दी गई दवाइयां तथा बीमार बच्चों की देखभाल करना, टीकाकरण के बारे में विस्तार में क्या होता है लिखना चाहिए। मतलब यहाँ पर विस्तार में लिखना चाहिए जो पहले बीमारियां उसको हो चुकी हैं उसका टीकाकरण और दवाइयों के बारे में। ये जो हमारा कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल है, आपको फ्री में पढ़ाने का मतलब यही है कि आपको डेप्थ में पढ़ाना है बच्चों को। क्यों? क्योंकि जो बुक्स दी गई हैं वो क्या होती हैं, नॉलेज के लेवल पर तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती। कुछ बच्चे जो हैं DEC कर रहे हैं वो स्टडी की टच में नहीं है। मतलब कहने का कि उनके स्टडी में गैप है, जिसके कारण वो पढ़ने में एकाग्रचित नहीं हो रहे। इसीलिए आपके लिए मैं वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आगे है हमारे पास बच्चे में बीमारी के सूचक। माँ से बच्चे की वर्तमान तथा पिछली बीमारियां की जानकारी प्राप्त करने के बाद बच्चे की जांच करें। इसका मतलब क्या हुआ कि माँ की जो माँ से बच्चे की वर्तमान तथा जो पिछली बीमारियां हैं उसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद बच्चे की आपने क्या करनी है, जांच करनी है। जांच करने से आपको पता चलेगा कि बच्चे की स्थिति कितनी गंभीर है। हालांकि आपसे यह अपेक्षा नहीं की जा रही कि आप बच्चे का उपचार करें या कोई आप दवाई दें। आपने यहाँ पर बच्चे को कोई किसी भी प्रकार की दवाई भी नहीं देनी और कोई भी खुद इलाज या उपचार नहीं करना, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं, आप एक शिक्षक हैं। परंतु बच्चे की जांच करने से आपको यह निश्चित करने में मदद मिलेगी कि आगे माता पिता को क्या करना चाहिए, बच्चे की स्थिति गंभीर है या नहीं तथा उसे तुरंत इलाज की आवश्यकता ज़रूरत है या नहीं। आगे है हमारे पास घर पर ही बच्चे की देखभाल की जा सकती है या नहीं, इसके बारे में जानेंगे कि घर पर बच्चे की देखभाल कर सकते हैं या नहीं। आप बच्चे की माँ को आश्वस्त कर सकते हैं, मतलब कि उनको समझा सकते हैं कि बच्चे का जो इलाज है कैसे संभव हो सकता है और किस डॉक्टर को दिखाना है, यह आप बता सकते हैं उसकी माँ को। क्योंकि पाठशाला में पढ़ने वाले 70% जो बच्चे हैं उनके माँ बाप हैं वो स्टडी की इन टच में नहीं होते या वो कामकाजी घरेलू होते हैं, जिसके कारण उनको इस बारे में नॉलेज नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास, आपने यह हर एक प्रश्न का तकरीबन निकालना ही होता है सारांश, मतलब कि समरी होती है जो, वो क्या है कि हमने जो कुछ पढ़ लिया है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। वो आपने यहाँ पर सभी जो हैं लिख देना है कि कैसे कैसे आप बच्चे को ठीक ढंग से पहचान पाएंगे, उसकी बीमारी क्या है और उसका इलाज कैसे उनको उसके माँ बाप को समझा पाएंगे कि कैसे बच्चे का इलाज होना चाहिए। सबसे पहले तो है आप में यह स्किल, आप में यह कौशल होना चाहिए कि बच्चे को हम कैसे पहचानेंगे कि बच्चा जो है बीमारी से पीड़ित है। आगे हम जानते हैं,
आगे है हमारे पास ICDS। ICDS क्या होता है? यह होता है हमारा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। इसके बारे में हम पढ़ेंगे परीक्षा में। यह प्रश्न जो है 99% आपको आने ही वाला है। इस पेपर में यह प्रश्न प्रत्येक साल में पूछा ही जाता है। सो हम पढ़ेंगे कि ICDS क्या होता है, यह कैसे कैसे जो है हमें सर्विसेज प्रदान करवाता है, कैसे कौन कौन सी सेवा है जो यह देता है, इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे पास है आगे समेकित विकास सेवा कार्यक्रम। एक ऐसी समेकित पहुंच तैयार करता है जो कि संशोधित शिशु देखभाल तथा प्रारंभिक विकास हेतु आधारभूत सेवाएं देता है। इसके अलावा यह छोटे बच्चों, गर्भवती स्त्रियों तथा स्तनपान करने वाली माताओं तथा अन्य महिलाओं एवं किशोरों, जो किशोर होते हैं, अडोलसेंस में होते हैं, जो समूहों को जागरूक बनाने तथा स्वास्थ्य एवं पोषण, जल एवं पर्यावरण की स्वच्छता की जानकारी तथा इन्हें बनाए रखने की विधियां और उपाय सिखाने हेतु विशेष उपाय करता है। सबसे पहले है कि ये बहुत प्रकार के काम करते हैं। गर्भवती स्त्रियों के बारे में हो, चाहे वो शिशु के बारे में, चाहे छोटे बच्चों के बारे में हो, चाहे वो किशोरों के बारे में हो। यह क्या करता है? स्वास्थ्य प्रदान करवाता है, पोषण करवाता है प्रदान, जल और पर्यावरण की स्वच्छता की विधियां भी बताता है और उसके उपाय भी सिखाता है। इसका निर्माण कब हुआ उसके बारे में हम जानते हैं। इसका निर्माण हुआ 2 अक्टूबर 1975 में 30 ब्लॉकों में समेकित जल विकास सेवा जो थी हमारी ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का क्या हुआ था? शुभारंभ, मतलब इनॉग्रेशन हुई थी, इनकी स्टार्टिंग हुई थी। यह संस्था क्यों बनाई गई थी, इसका क्या उद्देश्य था, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास के आधार को तैयार करना इसका क्या था? मुख्य मेन जो मोटिवेट था, मेन उद्देश्य था। आगे है हमारे पास 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर को सुधारना, मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण, स्कूल छोड़ने वाली जो बच्चे हैं, प्रवृत्ति हैं उनको क्या करना था? इन्होंने कम करना था। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो मृत्यु दर है, क्योंकि बीमारियों के कारण मर रहे हैं लोग, जहाँ भोजन के कारण मर रहे हैं, जहाँ वो किसी कारण स्कूल छोड़ रहे हैं, उनको कम करने के लिए यह संस्था बनाई गई थी। इसका मेन मोटिवेट क्या था? 6 वर्ष की जो कम आयु है, 6 वर्ष से कम आयु उन जो वो बच्चे थे, उनको यह सेवाएं प्रदान करानी थी ताकि मृत्यु दर कम हो सके और वो स्कूल को ना छोड़ सके और ना ही वो कुपोषण का शिकार हो सकें। बाल्य विकास प्रोत्साहन हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति और क्रियाओं के हेतु यह संस्था जो है बनाई गई थी। आगे हमारे पास समन्वय स्थापित करना, मतलब क्या है? सभी को एक जैसा समझना। सामुदायिक शिक्षक द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माता को अधिक सक्षम बनाना, मतलब कि यह बच्चों को ठीक ढंग से स्वास्थ्य और पोषण मिल जाए, इसीलिए माता को क्या है, जो बच्चे की माँ है, उसको अधिक सक्षम बनाना ICDS का मेन मोटिवेट था। और सामान्य लाना, सामान्य मतलब किसी में भी भेदभाव ना करना, यह इसका क्या था? मेन मोटिवेट था। आगे है हमारे पास सेवाओं का निष्पादन, मतलब कि कौन कौन सी सेवाएं यह हमें देते हैं। जो ग्रामीण और शहरी इलाके हैं उनमें हर 1000 की आबादी बाद एक क्या होती है? आंगनवाड़ी होती हैं। वैसे ही अगर हमारे पास आदिवासी कबीले हैं, जैसे हम कहते हैं जो ट्राइब्स होते हैं, उनमें क्या है, गिनती ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए अगर वो 750 की आबादी का एक शहर या पिंड है, मेन तो वो कहाँ पर रहते हैं? जंगलों में ही रहते हैं, तो वहाँ पर क्या है, एक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया जाता है। लेकिन अगर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं तो उनके लिए 1000 की आबादी पर
एक आंगनवाड़ी सेंटर जो है खोला जाता है। अगर 1 लाख है तो 100 आंगनवाड़ियाँ कहते हैं कि जय खोलनी होगी। ICDS कार्यक्रमों के अंतर्गत पछड़े तथा जनजाति क्षेत्रों में चलाई जाने वाली परियोजनाओं ऐसे क्षेत्र में क्या देता है, यह वीरता दी जाती है। मतलब कि जो लोग पिछड़े हुए हैं या जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, कबीले हैं हमारे, जो उनके लिए यह बहुत ही काम करती हैं, अनेक प्रकार की परियोजनाएं लेकर आती हैं। गांव में इन सेवाओं के निष्पादन का मुख्य केंद्र क्या होता है? गांव में आंगनवाड़ी, जहां पर आपने इस वीडियो को देखकर पेपर देने के बाद जॉब प्राप्त करनी है। आगे हमारे पास आंगनवाड़ी कौन कौन सी सेवाएं देती हैं उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है स्वास्थ्य जांच। आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है उसका मेन काम क्या है? बच्चों की स्वास्थ्य की जांच करनी और उसका एक पोर्टफोलियो तैयार करना। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि कौन सा हमारा स्वास्थ्य कार्ड होता है। इसमें क्या होता है कि कहते हैं कि इसमें 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच प्रसव पूर्व, मतलब क्या है, जो पुरानी गर्भवती स्त्रियों की क्या होती है, जांच होती है। मतलब कि गर्भ अवस्था से पहले और गर्भ अवस्था के दौरान तथा स्तनपान कराने वाली माताएं, जो माताएं क्या हैं, दूध पिलाती हैं अपने बच्चे को, एवं देखभाल क्या होता है, शामिल होता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों द्वारा बच्चों को दी जाने वाली विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं, नियमित स्वास्थ्य जांच, वजन का ब्यौरा, टीकाकरण, कुपोषण, यह बातें क्या होती हैं, कार्ड में नोट होती हैं। आगे हमारे पास इसके बचाव के लिए अतिसार जो हमारा बुखार होता है उसका उपचार, कृमि निवारण क्या होता है, जो बच्चे के पेट के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, दवाइयों का क्या होता है, वितरण शामिल होता है। आगे है हमारे पास टीकाकरण। आंगनवाड़ी जो वर्कर होते हैं उनका मेन मोटिवेट क्या होना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनको किस किस टाइम पर कौन कौन सा टीका लगना है, उसके बारे में पोर्टफोलियो तैयार करके बच्चे के माता पिता को भी बताएं और जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी जानकारी दें कि जो टीकाकरण है वो आंगनवाड़ी सेंटर में आकर बच्चों को लगा दें, ताकि बच्चे हैं जो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हो सकें। आगे हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और शिशु हैं उनको टीकाकरण के द्वारा 6 बीमारियों से बचा जा सकता है। पोलियो है, चाहे वो डिप्थीरिया, यहाँ पर आना था, डिप्थीरिया होती है ये, खसरा, टेटनस, तपेदिक और चेचक। इन बीमारियों से बचने के लिए जो आंगनवाड़ी है वहाँ के कार्यकर्ता का एक फ़र्ज बनता है कि वो पोर्टफोलियो तैयार करें और समय समय पर बताते रहें कि कौन सा टीका कब लगना है। ऐसे ही जो होते हैं टीके जिसके कारण क्या होता है, मृत्यु दर है जो, चाहे वो औरत की हो चाहे वो नवजात शिशु की हो, उनको क्या करना है, आंगनवाड़ी सेंटर के कार्यकर्ता का फर्ज है उसको कम करने का। आगे है हमारे पास परामर्श सेवाएं। ICDS द्वारा स्वास्थ्य जांच या वृद्धि निरीक्षण के दौरान बीमार या कुपोषित बच्चों के लिए जिन्हें तुरंत देखभाल की आवश्यकता होती है, तुरंत इलाज संबंधी परामर्श दिशा निर्देश दिए जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को छोटे बच्चों में होने वाली विकलांगताएं जो हैं ढूंढने की क्या होती है, जिम्मेवारी होती है, ताकि देख सकें। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर ही आकर क्या होता है, पोलियो की ड्रॉप्स भी पिलाए जाते हैं ताकि बच्चे हैं जो वो विकलांग ना हो पाएँ। आगे हमारे पास वह ऐसे सभी मामलों के एक रजिस्टर को एक क्या करती है, रजिस्टर में दर्ज करती हैं तथा उसकी रिपोर्ट मेडिकल अफसर चिकित्सा अधिकारी को देती हैं। ये क्या होता है, फर्ज बनता है एक आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है या वहाँ का शिक्षक है।
संपूरक भोजन हम जानते ही हैं कि आंगनवाड़ियों में संपूरक भोजन दिया जाता है, बच्चे को दूध दिया जाता है, चाहे वो उसके साथ खाने के लिए दलिया दें, चावल दें और सोयाबीन से बनी कोई चीज़ दें, जिसके कारण बच्चे को निरंतर वृद्धि में कोई भी बाधा ना आए। इसीलिए संपूरक पोषण और पोषण कब कब दिया जाता है, इसका भी जो पोर्टफोलियो है एक कार्यकर्ता का फ़र्ज बनता है उसको तैयार करने का। ये आपके सामने है कि बच्चे को कैसे कैसे हम हेल्थी रख सकते हैं। किड्स हेल्थी ईटिंग प्लेट की, हमारी जो किड्स की प्लेट होती हैं बच्चों के खाने की, उसमें क्या क्या हेल्थी होना चाहिए ये आपके सामने है। वेजिटेबल है, होल ग्रेन्स हैं, हेल्थी प्रोटीन है, फ्रूट है, वाटर है, जो कि बच्चे के डेली नीड की ज़रूरतों का यह सामान होता है। ऐसे ही है हमारे पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का फर्ज बनता है कि जो निम्न आय वाले हैं, मतलब कि जो गरीब लोग हैं या गरीब परिवार हैं, 6 वर्ष से कम आयु वाले उपेक्षित बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं तथा किशोरियों की पहचान के लिए समुदाय के सभी परिवारों का क्या करें, सर्वे करें। वे 300 दिन प्रति वर्ष, मतलब कहने का है कि 300 दिन एक वर्ष में उनको अच्छा संपूर्ण भोजन जो है खुराकी तत्व मिलते हैं या नहीं मिलते। आंगनबाड़ी कर्मी जो होती हैं निम्न आय वाले तथा उपेक्षित समुदाय के बच्चों तथा महिलाओं की औसत कैलोरी उसकी चेक करेंगी कि उनको जो कैलोरी मिल रही हैं वो क्या है, कि कैलोरी राष्ट्रीय अनुशासित कैलोरी ग्रहण सत्र के जो अंतर हैं उनको पूरा करती हैं। अगर कम है तो क्या करेंगी, उनकी हेल्प करेंगी, इसीलिए उनको क्या करेंगी, भोजन को प्रोवाइड करवाएंगी या सरकार को इसका डाटा भेजकर उनसे भोजन जो है प्रोवाइड करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। आगे है हमारे पास पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। हम जानते ही हैं कि जो कर्मी होती है आंगनवाड़ी की, उसकी जिम्मेवारी है कि क्या करना है, बच्चे को अच्छा भोजन प्रोवाइड करवाना है और सही जो स्वास्थ्य प्रोवाइड करवाना है, और तीसरे साथ में क्या है, जो उसका भाषाई विकास के लिए उसका शिक्षा में योगदान भी देना है। वैसे ही हमारे पास है NHED, न्यूट्रिशन हेल्थ एंड एजुकेशन। यह 3 मोटिवेट होते हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने करने होते हैं। 15 से 45 वर्ष के आयु वर्ग की सभी महिलाओं की क्षमता वृद्धि इसका दीर्घकालीन उद्देश्य है। मेन उद्देश्य क्या होता है, इनकी क्षमता वृद्धि का। इससे वे अपने पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति समुचित रूप से कर सकेंगी। हम आगे जानते हैं इसका जो 6th पॉइंट है वो है हमारा बच्चे का वृद्धि चार्ट। बच्चे का क्या है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जो उसका मेन कारण है बच्चे का ऐसे 1 साल में कितना हुआ वृद्धि, 2 में कितना हुआ, 3 में कितना हुआ, बच्चा जो है बढ़ रहा है या नहीं, इसका एक ग्राफ के जैसे पोर्टफोलियो तैयार करना होगा ताकि पता लगता रहे कि जो बच्चा है निरंतर वृद्धि की ओर बढ़ रहा है। आगे हमारे पास मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्या होता है इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस होती है हमारी बुद्धि और बुद्धि की जांच के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, IQ। हम कहते हैं कि उसका IQ क्या है, IQ लेवल क्या है। तेज बुद्धि वाला जो बच्चा है उसमें क्या होता है, एक स्मार्टनेस होती है जिसके कारण वो अलग अलग स्किल में क्या होता है, तेज होता है। इसीलिए हम अगर IQ को जानना चाहते हैं, मान लीजिए हमने देखना है कि वो बच्चे का IQ कैसा है, मतलब उसकी बुद्धि है जो वो कैसी है, उसको जानने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, MA/CA × 100। इसका मतलब क्या हुआ, ये IQ का फॉर्मूला है। मतलब बच्चे की मेंटल एज क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक उम्र उसकी क्या है, और उसकी हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने, जो 8 साल का बच्चा है उसका काम कर लिया 4 साल के बच्चे ने। जैसे कि 8 साल का बच्चा जो सोच सकता है वो 4 साल का बच्चा सोच के दिखा देगा, कुछ कर दिखा देगा। और उसकी अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो उसका उत्तर है वो आता है 200। मतलब क्या हुआ, बच्चे का जो IQ लेवल है
वो अगर 140 से प्लस हैं तो बच्चे क्या कहेंगे हम, गॉड गिफ्टेड हैं। मतलब कि बच्चों का IQ लेवल हाई है, वो प्रत्येक क्षेत्र में अच्छा है। वैसे ही हमने जाना कि अगर 4 साल का बच्चा 8 साल के बच्चे के मुकाबले सोच सकता है, काम कर सकता है, तो डेफिनेटली उसका जो है IQ लेवल हाई होगा। वैसे ही वो किस किस टाइप में होगा, वो हमारे पास है म्यूजिक स्मार्ट, बॉडी स्मार्ट, पीपल स्मार्ट, वर्ड स्मार्ट। इसमें क्या क्या आ जाता है हमारा, जैसे म्यूजिक में सोच रखना, और क्या है काइनेस्थेटिक, मतलब कि कोई हमारे बॉडी के वर्कर काम हैं, जैसे एथलीट काम करते हैं वो कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरपर्सनल, मतलब कि लोगों से मिलने की जो भावना है उसकी। नेक्स्ट है हमारा वर्ड स्मार्ट, मतलब लिंग्विस्टिक, उसका जो भाषाई विकास है वो अच्छा हुआ है। लॉजिक स्मार्टनेस, जैसे हम तर्क देते हैं किसी की बात पर, वो क्या है मैथमेटिकली में काम देता है। नेचर स्मार्ट, तो वो नेचुरलिस्टिक होता है, मतलब कि कुदरत से प्रेमी, कुदरत प्रेमी कहेंगे हम। सेल्फ स्मार्ट, वो खुद में स्मार्ट है, तो वो क्या हो गया इंट्रा पर्सनल। ये था इंटरपर्सनल, ये है इंट्रा पर्सनल। ये होता है लोगों के साथ, ये होता है खुद का अपने साथ। पिक्चर स्मार्ट, मतलब पिक्चर देख के ही बता देता है। विजुअल, जिसे हम कहते हैं कि बच्चे का जो है IQ लेवल हाई होगा अगर बच्चा छोटी एज का है और वो बड़ी एज के मुकाबले ज़्यादा सोच रखता है। तो हमारे पास लास्ट में है ICDS के फील्ड स्तर पर वृद्धि निरीक्षण तथा क्या होता है पोषण प्रायवलोकन। दो महत्वपूर्ण काम होते हैं, स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधित जो सेवाएं होती हैं उनका प्रभाव जानने तथा उनकी मनोदशा में सुधार लाने हेतु समुदाय को सक्षम बनाने हेतु दोनों क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे का हर महीने वजन मापा जाता है जो 3 वर्ष से कम है। वैसे जो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु का है उसका वजन कब कब माना जाता है, मापा जाता है, वो हर 3 महीने के बाद एक बार मापा जाता है। सो ये था हमारा आज 02 DEC का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी जो प्लेलिस्ट चल रही है उसका पार्ट था। सो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल पर आपका आने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज़रूर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।